मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, माँ के चरणों में ही वो जन्नत होती है। ऐसी बेहद की माँ दादी जानकी जी का सानिध्य प्राप्त करने वाली हमारी मीठी प्रवीणा बहन के मुखारविंद, उनके अनुभव सुनते हैं। ओम शांति। मेरी आध्यात्मिक यात्रा 1981 में शुरू हुई। पढ़ाई करते हुए ये आध्यात्मिक पढ़ाई भी शुरू हुई। हर वेकेशन में मधुबन में आते थे और जब मधुबन में आते थे तो वैरायटी सेवा का चांस मिलता था। और दादी जानकी जी एक बार मधुबन आए हुए थे तो लंदन की बहन हम उनको जानते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या दादी से हमें मिलाएंगे। तो बहन ने कहा हाँ ज़रूर मिलाऊंगी। फिर दादी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दादी बहुत अच्छी तरह से मिले और ऐसे लगा कि जैसे कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर तो हमारा वेकेशन पूरा हुआ तो वापस गए, पढ़ाई कंटिन्यू किया। एक बार 1985 में मैं अहमदाबाद एग्ज़ाम देने के लिए आई थी और एग्ज़ाम देने के बाद अहमदाबाद से मधुबन आना हुआ। तो बड़ी दादी जी ऑस्ट्रेलिया की टूर करके आ रहे थे, तो हमें कहा कि दादी जी का बहुत भव्य स्वागत होने वाला है, तो आप भी जाओ। तो मैं अहमदाबाद से बाय ट्रेन दादी जी के साथ ही आई और बहुत ही सुंदर मेडिटेशन हॉल को सजाया था, स्वर्ग का रूप दिया था और इतना मनमोहक वो दृश्य था कि सचमुच दादी जी एक देवी स्वरूपा थी। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स उस समय आई। दादी के साथ यात्रा करते समय दादी जी ने मुझे पूछा भी कि प्रवीणा कब तक पढ़ना है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। क्या तुम बाबा की सेवा में नहीं लगना चाहती हो? तभी भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उस समय मुझे एक क्लास पढ़ने को दिया और वो क्लास की हेडिंग थी पढ़ो लिखो कुछ भी करो, लेकिन मुझे जवाब दो कल किसने देखा। ये क्लास दादी जी ने कन्याओं की ट्रेनिंग में कराई थी और वो क्लास पढ़ने के बाद मैं दादी जी के पास गई और मैंने दादी को बोला कि दादी मैं तैयार हूँ सेंटर पर जाने के लिए। अब दादी जी कहें कि पढ़ाई पूरी करके आओ, तुमने शुरू किया है तो पूरी भी करो। मैंने कहा नहीं दादी, अब मुझे कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे बाबा की सेवा में लगना है। फिर भी दादी जी ने कहा कि नहीं, आप अहमदाबाद से ही सीधा आई है, वापस घर जाकर के माँ बाप की छुट्टी लेकर के आओ। तो मैंने घर जाकर के मेरे माँ बाप के आगे मेरा विचार रखा। माँ बाप ने मुझे खुली छुट्टी दिया था कि आपको जो भी करना है आपको खुद डिसाइड करना होगा। हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप सेंटर पर जाकर के रहो, हम आपको कभी भी नौकरी करने नहीं देंगे, लेकिन जो डिसाइड करना है वो आपको करना होगा। तो अब मैंने कहा कि मैं 2 मास जाना चाहती हूँ, 2 मास मुझे अच्छा लगा तो कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो 2 मास में मैं वापस आ जाऊँगी। तो माँ बाप ने कहा भले जाओ।
फिर मैं हमारी दीदी के पास गई। लता दीदी सूरत में थी। दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी कोई आबू जाता हो तो मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहती हूँ। तो दीदी ने कहा मैं ही जा रही हूँ 2 दिन में, तुम मेरे साथ ही चलो। ये भी बहुत अच्छी बात थी कि दीदी स्वयं मुझे आबू लेके आई और दादी जी के हाथ में हाथ देते हुए कहा, दादी हम अपनी कन्या को बेहद की सेवा के लिए आपको दे रहे हैं। तो दादी जी बहुत खुश हुए। मुझे कहा कि आपने कभी ये जो मधुबन में कॉन्फ्रेंस होती है वो देखी है? मैंने कहा कि नहीं दादी, मैंने नहीं देखी है। तो कहा कि ऐसे करो कि आप कॉन्फ्रेंस तक मधुबन में रुको, फिर हम आपको कहाँ भेजेंगे। फिर 2 दिन के बाद दादी ने मुझे कहा कि प्रवीणा, दादी जानकी लंदन से आ रही है, क्या आप उनकी सेवा में रहोगे? तो मैंने दादी को कहा कि जी दादी, जो भी सेवा आप देंगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था कि जो भी सेवा मिले मुझे हाँ करना है। तो दादी जानकी की सेवा के लिए भी मैंने दादी जी को हाँ किया। मैं अव्यक्त बाप दादा से मिली और बाबा को मैंने बताया कि बाबा मैं सेंटर पर रहने जा रही हूँ। तो बाबा ने मुझे पूछा, हिम्मत वाली हो, दिल में भय तो नहीं लगता है? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर बाबा ने कहा कि देखो, लौकिक में तो 20-25 मेंबर्स होंगे, लेकिन यहाँ इतना बड़ा बेहद का परिवार मिल गया, इतनी खुशी की बात है। जहाँ भी जाओ, जिस देश में भी जाओ, अपना ही परिवार है। हिम्मत बच्चे तो मदद बाप सदा है ही। ये वरदान सुन करके मुझे एक हिम्मत भी आई। लेकिन जो बाबा ने ये शब्द का प्रयोग किया कि जिस देश में भी जाओ अपना ही परिवार है, तो मधुबन में जो बैठे थे बाबा के सामने, उन्होंने सोचा कि बाबा शायद इसको विदेश भेजना चाहते हैं। और मुझे तो कोई ख्वाब में नहीं था कि मुझे कोई विदेश जाना है। फिर उसके बाद दादी जानकी की सेवा मिली तो सबके मन में यही भ्रांतियाँ पक्की हो गई कि अब तो ये दादी जानकी के साथ विदेश जरूर जाएगी। अब मुझे सेंटर का अनुभव भी नहीं था और मुझे सीधा ही दादी जानकी के पास रख दिया। तो मैं एक कोरा कागज़ थी। कैसे दादी की सेवा करनी है मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये यात्रा के अंदर मेरे जो गुरु रहे हैं वो लच्छू दादी थी, कि दादियों की कैसे सेवा करनी है। लच्छू दादी मुझे समय पर सिखाती रहती थी और उसके बाद कोई बात मुझे यदि समझ में नहीं आती थी तो रतन मोहिनी दादी जी के पास लीला बहन है, उनसे मैं पूछ लिया करती थी, क्योंकि दादियों के शब्द के अंदर सिंधी शब्द का बहुत प्रयोग होता था और मुझे कुछ भी सिंधी शब्द समझ में नहीं आता था। तो मैं उसी समय लिख देती थी कि दादी क्या कहना चाहती हैं और फिर मैं लच्छू दादी या लीला बहन से वेरीफाई करती थी। और ऐसे मैंने दादी के साथ रहना शुरू किया और फिर बाद में धीरे धीरे मेरी जैसे कि ट्रेनिंग ही शुरू हुई और वो ट्रेनिंग बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। गुरुवार का दिन था और दादी जी ने मुझे पहले ही बोल के रखा था कि अब भगत नहीं बनना। तो मुझे पता नहीं था कि भगत नहीं बनने का मतलब क्या है।
तो मैंने फिर लच्छू दादी से पूछा कि दादी भगत नहीं बनना, दादी ने ये कहा तो इसका मतलब क्या है? तो दादी ने कहा कि भक्त होते हैं तो पहले अपने भगवान को खिलाते हैं, देवताओं को खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। तो दादी का मतलब है कि आप पहले खा लो ताकि दादी के लिए आप इंतज़ार ना करो। तो मैं रोज़ क्लास में से आने के बाद नाश्ता कर लेती थी और फिर दादी को नाश्ता कराना होता था। तो एक बार मैं दादी को गुरुवार के दिन नाश्ता कराने के लिए लेके गई और दादी उस समय पांडव भवन में जो बाहर में भाई बहनें भोजन करते हैं वहाँ ही बैठ कर के दादी जी नाश्ता करते थे। और फिर दादी ने मुझे पूछा कि तुमने खाया? मैंने कहा जी दादी मैंने खाया। क्या खाया? तो उस दिन मूंग की दाल और मालपुआ बना था और मैंने कहा मालपुआ खाया। फिर दादी ने मुझे पूछा मूंग की दाल? तो मैंने मुंह बिगाड़ा। तो दादी कहती मूंग की दाल नहीं खाई? मैंने कहा नहीं दादी वो तो पेशेंट का खाना है। अरे बाबा का भोग था, बाबा को बहुत अच्छी लगती थी मूंग की दाल, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसे करो ना तुम मेरे लिए और लेके आओ। तो मैंने समझा दादी को अच्छी लगती है तो मैं दूसरी भी कटोरी भर के ले आई और दादी ने उसमें से एक चम्मच खाया और फिर मुझे कहा अब इसको तुम पूरा करो। मैंने कभी भी पहले मूंग की दाल खाई नहीं थी, अब मैं कैसे खाऊं, वो भी पानी वाली दाल। तो मेरा तो जी मचलने लगा। फिर भी दादी ने कहा जब तक ये दाल पूरा नहीं करेंगी मैं यहाँ से उठेंगी नहीं। और पीछे मधुबन वाले बैठे होते थे, वो देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, दादी तो नाश्ता पूरा कर लिया फिर भी बैठे हैं। फिर कोई ना कोई आकर के दादी को पूछने लगे कि दादी क्यों आप बैठे हो? कहते ये दाल खाएंगे उसके बाद मैं उठूंगी। अभी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि दादी को मैं बिठा के रखूं। फिर मैंने मेडिसिन समझ करके दाल को दवाई की तरह पी लिया। फिर दादी उठ करके गई, मैं बर्तन साफ करके गई। शाम को रोज दादी की क्लास हुआ करती थी। तो शाम को दादी अपनी क्लास में कहती है राजकुमारी हो क्या, ये अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता है। फिर तो दादी ने ब्रह्मा भोजन की बहुत तारीफ किया। अब मैं ही जानती हूँ कि दादी किसको क्लास करा रही है और दादी जानती है कि दादी किसको कह रही है। तो एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल लेसन मुझे मिला और उस दिन से मैंने अपने आप को गांठ बांध लिया कि जो भी बाबा के भंडारे में बनता है उसको इतना ही रिस्पेक्ट से प्यार से खाना चाहिए। तो ऐसे करते हुए मेरी रोज़ चेकिंग होती थी। अब मुझे नहीं मालूम था कि मेरी कोई चेकिंग भी कर रहा है। लच्छू दादी मुझे चेक करती रहती थी, पूछती रहती थी तुमने खाया, क्या खाया? तो जो अच्छा लगता था वो खा लेते थे। तो बड़ी दादी जी ने भोली दादी को कहा कि भोली तुम रोज़ शाम को कढ़ी बनाया करो, क्योंकि ये गुजराती लोग हैं ना, खिचड़ी के साथ कढ़ी खाते हैं, मूंग की दाल नहीं खाते हैं। तो तब से लेकर के यज्ञ में शाम को कढ़ी भी शुरू हुई। और दूसरा दादी जी ने भोली दादी को कहा कि तुम आलू की सब्जी तीनों टाइम बनाओ, क्योंकि किसी को और कुछ अच्छा नहीं लगता है, आलू की सब्जी तो अच्छी लगती ही है तो ये लोग खा लेंगे। तो ऐसे यज्ञ के अंदर हमने देखा कि दादियाँ बहुत ही ध्यान रखती हैं, जो भी भाई बहनें होते हैं, कि किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद दादी के साथ धीरे धीरे क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं सीखती गई। एक बार दादी ने मुझे पूछा कि आपको हिंदी लिखना आता है? अब मैंने तो समझ लिया था कि मुझे ना नहीं करना है, हालांकि गुजराती होने के कारण गुजराती ही लिखते थे। लेकिन उस दिन मैंने कहा कि जी दादी मुझे आता है लिखना।
तो फिर दादी ने मुझे कहा कि अच्छा ऐसे करो, मेरे पास पत्र आते हैं, वो पत्र को जवाब देना होता है, तो मैं आपको बताऊंगी क्या लिखना है और आप फिर वो पत्र में लिख देना। तो मैंने कहा ठीक है दादी। अभी जो पत्र आया होता था दादी तो एक लाइन में जवाब देती थी या एक शब्द में जवाब देते थे। तो मैंने कहा दादी फिर और क्या लिखना है, ये तो बहुत बड़ा पत्र होता है, क्योंकि बहुत करके विदेश के पत्र होते थे तो इनलैंड बहुत बड़ा होता था और उसमें लिखना होता था। तो फिर दादी ने मुझे कहा कि मैं सुबह में क्लास कराती हूँ ना, तो वो क्लास में से जो पॉइंट्स अच्छी लगे वो लिख लो इस पत्र के अंदर। अभी ये दूसरी ट्रेनिंग थी मेरी। अभी मुझे बहुत ही अटेंशन देकर के दादी की क्लास सुनने का और दादी की पॉइंट्स लिखने का, जो क्लास में दादी सुनाती थी, क्योंकि वो मुझे पत्र में लिखना होता था। बहुत पत्र तो नहीं आते थे, लेकिन जब भी आते थे तो ज्ञान लिखना होता था और जो बात उन्होंने पूछी होती थी तो वो बात का जवाब दादी से लेकर के लिखना होता था। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि दादी जी वो पत्र पढ़ेंगे भी, तो फिर दादी वो पत्र पढ़ करके फिर पोस्ट करवाते थे। तो दादी वो भी देखना चाहते थे कि मुझे ज्ञान में कितना इंटरेस्ट है, मैं कौन सी बात को अंडरलाइन करती हूँ। और दादी के पास तो विदेशी भाई बहन ही बहुत करके आते थे और उस समय दादी जी गोल्डन जुबिली वर्ष था, 86 का जो वर्ष था, तो वो वर्ष में दादी जी लंबा समय मधुबन में रुकने वाले थे। तो मुझे वो भी एक सौभाग्य मिला कि मैं दादी के साथ लंबा समय मधुबन में रुकी। और फिर बाद में दादी जी को टूर पर जाना था, तो मुझे दादी ने कहा कि आप मेरे साथ टूर पर चलेगी। अभी मैं तो कभी ना तो करती नहीं थी, मैंने कहा जी दादी जो भी आप कहो। तो मैं दादी के साथ टूर पर गई। उसके पहले मैं कभी फ्लाइट में बैठी भी नहीं थी, तो अब दादी के साथ तो कई जगह पर फ्लाइट में ही जाना था और उसमें बेंगलोर मैसूर भी था, इतने दूर तक जाने का था। और दादी जी की 10 दिन की वो यात्रा थी। और वहाँ भी एक जगह पर बेंगलोर में दादी की क्लास के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, तो दादी ने मुझे कहा कि आप जाकर के क्लास शुरू करो। मैं तो एकदम घबरा गई, क्योंकि मैं तो सेंटर का जो अनुभव भी नहीं था, जो मुझे कोर्स कराना भी नहीं आता था, और दादी कहे क्लास कराने जाओ। मैंने कहा दादी मैं नहीं जाऊंगी। कहती क्यों नहीं जाएगी, मधुबन में इतना समय रही है तो आपने क्या सीखा है, आप जाओ मैं अभी आती हूँ। तो मैं दादी को बोला दादी जल्दी आना हाँ आप। और मैं जब सभा में गई, और एक तो इतनी बड़ी सभा, 1000 से भी ऊपर भाई बहनें वहाँ इकट्ठे हुए थे दादी के लिए, और मुझे कहा कि आपको क्लास करानी है। स्टेज पर जाते ही मैं तो बहुत ही घबरा गई। फिर क्लास से पहले जो गीत बजता है उसमें मैंने बाबा का आह्वान किया और बाबा को बोला कि बाबा आपने मुझे कहा था कि हिम्मत बच्चे मदद बाप हूँ, तो आप चलो, मैं केवल हिम्मत रख कर के आई हूँ, अब मुझे आपकी ज़रूरत है। तो ऐसे करते मैंने क्लास तो शुरू किया। मधुबन में जो आत्मा में भरा था वो बातें मैं क्लास में शेयर कर रही थी। और जैसे ही मैंने दादी जी को देखा और मैंने अपनी वाणी को विराम दे दिया। दादी कहती नहीं तुम सुनाओ सुनाओ। मैंने कहा नहीं दादी मेरा पूरा हो गया। बाबा के प्यारे वो जो दिन रात सेवा में गुजारे,
है जो बाबा के दुलारे, विश्व की हर आंख उन्हें निहारे। दादी जी के संग के अनुभव, अद्भुत अनुभव से लाभान्वित होते होते रहेंगे, पर आज के लिए नमस्कार।